नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। माह मुक़द्दस रबीउल अव्वल के चलते शहर हैदराबाद की मशहूर तंजीम सुन्नी यूनाइटेड फोरम की जानिब से आज पुराने शहर के इलाके फलकनुमा में वाक़ खादरी चमन में 7वां ब्लड डोनेशन कैंप का एहतमाम किया गया। मेहमान खुसूसी की हैसियत से कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुतमद आला सैयद अहमद पाशा खादरी ने वहां पर शिरकत की और उस कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। दीगर मेहमानों में हाफिज मुजफ्फर खान, ACP मीर चौक के अलावा कई मौज़ज़ीन हैदराबाद ने भी शिरकत की। मौलाना सैयद मुर्तज़ा पाशा अलमारूफ सईद खादरी ने मेहमानों का इस्तकबाल किया और इस मौके पर मिल्लत इस्लामिया के कसीर नौजवानों ने वहां पर जमा होकर अपने खून के अतियजात जमा करवाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हाफिज शेख अहमद बिन साले बावज़ीर, जनरल सेक्रेटरी सुन्नी यूनाइटेड फोरम ऑफ इंडिया, आपके सामने ये कहते हुए बड़ी खुशी और मसरत महसूस कर रहा हूँ कि ये सुन्नी यूनाइटेड फोरम ऑफ इंडिया कायदे अहले सुन्नत हज़रतुल अल्लामा मौलाना सैयद शाह औलिया हुसैनी अलमारूफ मुर्तज़ा पाशा क़िबला बानी व सदर सुन्नी यूनाइटेड फोरम ऑफ इंडिया और मिलाद जुलूस की तरफ से 7वां अज़ीमुश्शान पैमाने पर मिलाद ब्लड कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया है। ये गुज़िश्ता 7 सालों से ऐसा ही ब्लड कैंप का अमल लाया जा रहा है और इसकी वजह से बहुत से फ़वाइद हासिल हो रहे हैं। पहले तो नौजवानों में ये जोश और जज्बा पैदा हो गया है कि लोग अपनी खुदी से बड़े सुकून व इत्मीनान से बग़ैर किसी खौफ व हिरास के आकर अपनी तरफ से खुशी से खून दे रहे हैं। ये एक नई तब्दीली है नौजवानों में। और दूसरी चीज़, इसके ज़रिए से जो दूसरों को जो फ़ायदा हो रहा है कि जो भी मरीज़ है जिनको खून की ज़रूरत होती है और जो मुस्तहक़ है, जो खून ख़रीद नहीं सकते, गरीब है, ऐसे है, तो उन्हें यह खून बग़ैर किसी मुआवजे के सुन्नी यूनाइटेड फोरम ऑफ इंडिया साल भर अता करती है। और इसकी वजह से बहुत से लोगों को फ़ायदा हो रहा है। तिलिस्मिया जैसी बीमारियाँ और जिसको डायलिसिस की लाहिका मर्ज़ है और दूसरे भी और जो पेशेंट को खून की ज़रूरत पड़ती है, सुन्नी यूनाइटेड फोरम ऑफ इंडिया 360 दिन बग़ैर किसी मुआवजे के ये खून देती है। और जो लोग कहते हैं कि यह खून आखिर जाता कहाँ है, किसी को शक होता है और किसी को ये सवाल करना है कि खून आखिर ये जाता कहाँ है। अल्हम्दुलिल्लाह यह खून उन मरीज़ों के जिस्मों में जाता है जिनको खून की ज़रूरत होती है। अल्हम्दुलिल्लाह यह खून उन तक पहुँचाने का सुन्नी यूनाइटेड फोरम ऑफ इंडिया खुसूसन कायदे अहले सुन्नत की जुस्तजू रही है कि हर मुस्तहक़ तक यह खून पहुँचे। और कायदे अहले सुन्नत की तरफ से, मुर्तज़ा पाशा क़िबला की तरफ से ये हमेशा हर साल, ये 7वां साल है, ये मिलाद ब्लड कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया है। लोगों में जोश और जज्बा पैदा हो रहा है, लोगों में एक जुस्तजू और शौक़ पैदा हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह जिन तक ये बात मेरी पहुंच रही है उनसे भी मेरी ख्वाहिश है कि रात में, आज रात 3 नवंबर, आज रात 7 बजे से पहले आए और अपना हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में 1 यूनिट खून डोनेट करे, हुज़ूर के नाम अतिया और नजराना पेश करे। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमईन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। भारत को सारी दुनिया में बदनाम कर देने वाला बाबरी मस्जिद को ढा देने वाले केस की सुप्रीम कोर्ट में मुसलसल समाअत के बाद कुछ ही दिनों में इसके मुतवक्को फैसले वाले माहौल में हैदराबाद के कोतवाल अंजनी कुमार ने आज अमन को कायम रखने के लिए एक हिफ्ज़ मा तक़द्दुम वाला इजलास तलब किया, जिसमें रियासत की सैकड़ों हिंदू तंजीमों के करीब 40 सुदूर ने शिरकत की। इस मौके पर कमिश्नर पुलिस ने सभी को समझाया कि शहर और सारी रियासत तेलंगाना में अमन को कायम रखने के लिए सभी लोग अब आगे आ जाएं और ख़ास तौर पर सोशल मीडिया पर नज़र रखते हुए किसी तरह की भी गैर ज़रूरी और झूठी खबरों को फैलने से रोकें। रियासत तेलंगाना के म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन और अर्बन डेवलपमेंट की सदारत की CM KCR के सुपुत्र KTR के संभाल लेने के बाद GHMC के जो भी हालात हैं वह सभी पर आया है। लेकिन आज GHMC के आला अहदेदारों की सदारत में बहुत सारे मुताल्लिक़ा लोगों ने बहुत सारे मोहल्लों में घूम फिर कर हैंड स्पीकर्स और धपड़ों के साथ पुराने सामान बल्दिया के हवाले कर देने की गुजारिशात करते नजर आए और बदले में मासूम अवाम ने अपने ढेर सारे सामान उनके गोदी में डाल दिए। इसकी वजह यह बतलाई गई कि अगर लोग इन पुराने सामान को कचरा कुंडियों में फेंकते हैं तो आवाम के लिए दुश्वारियां पैदा हो सकती हैं। इस मौके पर कई सीनियर लीडर्स
इस वाक़े पर बल्दिया के बजट का अंदाज़ा लगाने में मसरूफ़ रहे। పాత బట్టలు, ప్లాస్టిక్ వస్తువులు, ఇనుప కడ్డీలు, కుర్చీలు మొదలైనవి మీ కాలనీకి వచ్చే జిహెచ్ఎంసీ ప్రత్యేక వాహనానికి అందించండి. పనికిరాని వస్తువులను నాలాల్లో బహిరంగ ప్రదేశాల్లో వేయడం మానుకుందాం. వాన నీటి కాలువలు సాఫీగా వెళ్లేందుకు సహకరిద్దాం. జారీ చేసిన వారు కమిషనర్ జిహెచ్ఎంసీ. क्या आपने उम्रा का इरादा कर लिया है? तो फिर अकबर ट्राइबल सर्विसेज को तरजीह दें। हज उम्रा करने वालों के लिए क्वालिटी सर्विस ऐसी कि आप मुद्दतों भुला ना पाएं और इंडिविजुअल्स की सहूलत भी। इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयर टिकटिंग, वीजा इंडोर्समेंट, विजिट वीजा, इमिग्रेशन और पासपोर्ट ऑनलाइन की सहूलत भी दस्तयाब है। हर माह उम्रा के 2 ग्रुप्स रवाना होंगे। मक्के शरीफ और मदीने मुनव्वरा में बिल्कुल करीब क़याम, तीनों वक्तों पर हैदराबादी ग़िज़ाएं, लग्जरी होटल में क़याम, एसी बसें, ज़ियारतों की सहूलतें, आपके सफ़र से जुड़ी तमाम ज़रूरी उमूर की बेहतर से बेहतर खिदमात की पेशकश लिए। मैनेजिंग डायरेक्टर सैयद शाह मुजाहिद हुसैनी, अकबर ट्राइबल सर्विसेज, सालारजंग कॉम्प्लेक्स, दीवान देवड़ी, हैदराबाद। तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने आज अपनी पार्टी ऑफिस के एक प्रेस मीट में टीआरएस हुकूमत और सीएम केसीआर के हरधर्मी वाले रवैये पर सख्त तनकीद की और बतलाया कि टीएसआरटीसी के हजारों वर्कर्स की त्योहारों के मौक़ों पर चल रही हड़ताल का भी हुकूमत ने कोई पासो लिहाज नहीं रखा और दुनिया के मशहूर सख्त लीडर हिटलर के हठधर्मी वाले दौर की यादें ताज़ा करवा दी। लिहाजा इन्होंने तेलंगाना की आवाम को खबरदार किया कि अभी भी ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा जो हाथ से निकल गया हो। जब जमहूरी रियासत वाली आवाम को एहतजाज करती है और उसे हरधर्मी से दबा दिया जाता हो तो आवाम ऐसी हुकूमत को समझने में देर क्यों लगा रही है। बस रूट्स प्राइवेट लोगों को दे देंगे बोल के बताया था, मगर मैं ये बोलना चाहता हूँ, प्लीज वेक अप तेलंगाना। अब आरटीसी रूट्स पूरा पब्लिक का रूट्स है। आरटीसी गवर्नमेंट का है। अगर कल के दिन ये 50% रूट्स प्राइवेट लोगों को दे दिया, समझो ये आरटीसी के अंदर नहीं रहेगा। वो जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, पब्लिक रूट्स है, गवर्नमेंट का रूट प्राइवेट लोगों को देना केवल स्टेट को भेजना है। कार्मिकों का, वर्कर्स का समझ अलग है। आरटीसी रूट्स प्राइवेट लोगों को भेजना अलग है। आरटीसी वर्करों का डिमांड जो भी है वो लोगों को बुला के बिठा के जितना तुम सॉल्व कर सकते हो उतना सॉल्व करो। पर ये स्टेट में कोई नहीं बोला उसको आरटीसी रूट्स प्राइवेट करने के लिए। अपने आप डिसीजन ले ले के हम पूरा 50% रूट्स प्राइवेट लोगों को दे रहे बोल रहे। आरटीसी वर्कर्स को वो जो स्ट्राइक चल रहा उसके अंदर ये पूरा आरटीसी को खत्म करने के लिए साहब सोच रहे। ये गलत है, ये बहुत डेंजर भी है। ये पूरा लोग इसके बारे में सोचना। वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर आरटीसी। आप लोग क्या करें इस बारे में? हम इसका बारे में ये आम लोगों को सबको ये विज्ञप्ति करना चाहता हूँ, ये आरटीसी है जो भी रूट्स है ये पूरा पब्लिक प्रॉपर्टी है, अपना प्रॉपर्टी है, आपका मेरा सबका प्रॉपर्टी है। ये रूट्स प्राइवेट लोगों को देना बहुत डेंजर है सब आने वाला लोगों को। तो मैं ये विज्ञप्ति करना चाहता हूँ, नहीं करने देना, आरटीसी के साथ ही रहेगा। वो रूट्स आरटीसी चलाना, इसका बारे में सब जने सोच के उसको रोकने के लिए बड़ा एजिटेशन भी करना चाहिए।
शहर हैदराबाद की कमिश्नरेट टास्क फोर्स साउथ जोन टीम के लोगों ने आज एक इत्तला पर कार्रवाई करते हुए कामाटीपुरा पुलिस के लोगों के मदद से लारियों की चेसिस और इंजन नंबर तब्दील करने के गैर कानूनी काम में मुलविस 2 अफराद को गिरफ्तार करते हुए इस सिलसिले में इस्तेमाल में लाए जाने वाले एक पंचर को जब्त कर लिया। बतलाया गया कि ये दोनों मैकेनिक्स हैं और लारी ट्रांसपोर्ट के कारोबार से वाबस्ता हैं। मजीद तहकीकात जारी हैं। भारत के मिनिस्टर ऑफ स्टेट बराए दाखिला जी किशन रेड्डी ने आज एक इजलास में टीएसआरटीसी के हड़ताली वर्कर्स के लिए सीएम केसीआर के पेश करदा एक नए फार्मूले को इनकी एक मुहिम सी कोशिश बतलाया और कहा कि आरटीसी एक अवामी इदारा है और इसका तहफ़्फ़ुज़ और इसके ओहदेदारों की मांग का पासो लिहाज रखना रियासती हुकूमत की जिम्मेदारी है। लिहाजा जब इस महकमे के वर्कर्स की हड़ताल को अभी बहुत ज़्यादा दिन बीत गए हैं तो अब वक्त आ गया है कि सभी लोग हुकूमत से बातचीत करने के लिए आगे आ जाएं, वरना तारीख गवाह है कि इससे कम मुद्दत वाले एहतजाज में सारी रियासत तेलंगाना को आज़ाद कर दिया गया था और जिस तरह से तेलंगाना को अलहदा करने के लिए हमदर्दी वाला जज्बा आगे आया था, ठीक उसी तरह से सीएम केसीआर को भी हड़ताली वर्कर्स के लिए हमदर्दी का जज्बा लाना चाहिए। शहर हैदराबाद के मज़ाफ़ाती तरक्की याफ्ता बन जाने वाले इलाके तूकुगुड़ा मौज़े का दौरा करते हुए रियासती वजीर सविता इंद्रा रेड्डी ने किंग ग्रुप ऑफ कंपनीज के नए वेंचर किंग्स एरो टाउनशिप के प्रोजेक्ट सरदार नगर का आज इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर वहां पर मौजूद थे टांडूर के एमएलए रोहित रेड्डी, प्रोजेक्ट से वाबस्ता जुबैर खान, शफी खान वगैरह वगैरह। इनके साथ साथ शहर के कई बड़े कारोबारी व दोस्त अहबाब ने भी उस इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप रियासत तेलंगाना के जिले वरंगल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कोऑप्शन जुमरे में नौ मुंतखब 2 अक़लियती कायदीन शहनाज चांद पाशा और सईद उमर पाशा को वहां की मशहूर अल-फैज़ान सोसाइटी की जानिब से आज तहनीत पेश की गई और इनकी कसरत से शाल पोशियाँ भी की गई। इस मौके पर वरंगल TRS पार्टी के माइनॉरिटी कायद व कारपोरेटर सैयद मसूद और इनके साथ साथ सैयद रिजवान मसूद और बहुत सारे TRS कारकुन जैसे गुलाम सरवर उर्फ मुन्ना भाई, मजीद और अल-फैज़ान सोसाइटी के सदर अजमत शरीफ, सेक्रेटरी MA नईम, खाजिन हसीब, जनरल सेक्रेटरी शरफुद्दीन और इनके साथ साथ बहुत सारे दीगर आला लीडर्स भी वहां पर मौजूद रहे। मुल्क की मशहूर ज़माना कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रियासत महाराष्ट्र के सदर व औरंगाबाद के पार्लिमानी मेंबर इम्तियाज़ जली ने हैदराबाद के मजलिस के पार्टी ऑफिस में एहतमाम करदा जश्न फतह में शिरकत करते हुए हालिया असम्बली इंतखाबात में पार्टी का साथ निभाने वाले सैकड़ों कारकुनों का शुक्रिया अदा किया। जीत हासिल करने वालों को मुबारकबाद पेश की और हारने वालों को ढारस बंधाई कि पार्टी ने कई जगहों पर अभी अपनी दाग बेल्ट डाल दी है और हार और जीत तो जमहूरियत में चलती ही है, लेकिन आने वाला वक्त पार्टी के लिए रंगारंग साबित होगा और सिद्क़े दिल से काम करने वाले अफराद एक दिन जरूर जीत हासिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नक़ीब मिल्लत
जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, जनाब अहमद पाशा खादरी साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हैदराबाद के तमाम MLAs, महाराष्ट्र से नामुंतखब हमारे 2 MLAs जनाब मुफ्ती साहब, जनाब फारूक शाह साहब, बिहार के जनाब हुदा साहब, अख्तरुल ईमान साहब, मेरा दोस्त वारिस पठान, तमाम बुज़ुर्गों, नौजवानों, साथियों, न ये जीत होती ना ही जश्न मनाते हम, जरा भी हार से डरते तो हार जाते हम। खुदा का शुक्र है कि मौजों से 2-2 हाथ किए हमने, कांग्रेस की आस पे रहते तो डूब जाते हम। अल्हम्दुलिल्लाह 2014 का वो मंजर याद आता है। यही वो जगह दारुस्सलाम में जब मैं और वारिस पठान पहली बार चुनकर आए थे। आज दोबारा यहाँ पर जब हम आए हैं तो यकीनन खुशी इस बात की है कि महाराष्ट्र की असेंबली के अंदर जो 2 सीटें हमारी थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो 2 सीटों के ऊपर हमारे 2 MLAs अब वहीं पर बैठेंगे इंशाअल्लाह। ख्वाहिश तो ये थी कि और भी ज़्यादा सीटें हम जीतें, लेकिन आप सभी लोग जानते हैं कि हमने पूरी मेहनत की, पूरी ताकत लगाई, बहुत कोशिशें की, लेकिन जैसा आप लोग जानते हैं, हम सभी लोग जानते हैं कि हम सिर्फ मेहनत कर सकते हैं। जीत और हार का फैसला जो भी है हम अपने रब पर छोड़ते हैं। आज औरंगाबाद शहर से गफ्फार खादरी साहब 80,000 वोट लेते हैं, नासिर सिद्दीकी साहब करीब 70,000 वोट लेते हैं, अरुण बोडे हमारा दलित भाई 40,000 वोट लेता है। और उसके बावजूद भी अगर हमें जीत नसीब नहीं होती है तो हमें एक बात का एहसास होता है कि हमें हराने के लिए पूरी ताकतें इकट्ठा हो गई थी। सारी की सारी राजनीतिक पार्टियां एक तरफ आ गई थी और हर एक की कोशिश यही थी कि मजलिस को कैसे हराया जाए। लेकिन इसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह 2 सीटें हम जीत कर आए हैं। 2 से 3 हो जाते तो खुशी होती, लेकिन 2 आए हैं तो उम्मीद कुछ ज्यादा जगी है, क्योंकि 20 साल पहले भारतीय जनता पार्टी की भी 2 ही आए थे। तो हो सकता है ये 2 का आंकड़ा 10 साल हमारे हो गए हैं, 10 बचे हैं। कोई भी बात नामुमकिन नहीं है। इसलिए नहीं है कि आज नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब भले ही आपके हैदराबाद से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन हम असद साहब को ये कहते हैं कि हैदराबाद से ज्यादा आपके चाहने वाले आपको महाराष्ट्र के अंदर नजर आते हैं। और अब तो बिहार वाले भी लड़ना शुरू कर दिए हैं कि नहीं, तेलंगाना और औरंगाबाद या महाराष्ट्र नहीं, बिहार में भी उतने ही चाहने वाले हैं। और जिस तरह किसी ने कहा कि इंशाअल्लाह आने वाले वक्त के अंदर हमारे, चाहे वो झारखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, पश्चिम बंगाल हो, जहां जहां पर भी बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब हमें हुक्म देंगे, एक सिपाही की तरह हम लोग जाएंगे, वहां पर मेहनत करेंगे इंशाअल्लाह। 2024 में जैसे कि फारूक शाब्दी, एक नौजवान लड़का शोलापुर में जिस ताकत के साथ उसने लड़ा है, बड़ी उम्मीदें थी कि शोलापुर की सीट भी हम निकालेंगे, लेकिन फारूक शाब्दी ने आपको जबान दिया है कि 24 में जब यहां पर दोबारा ये जलसा मुंतकिद किया जाएगा तो इंशाअल्लाह फारूक शाब्दी भी यहां पर आएगा, गफ्फार खादरी साहब भी आएंगे, नासिर सिद्दीकी साहब भी आएंगे, और न जाने ऐसे कितने लोग जो चंद वोटों से पीछे रह गए। दोस्तों, अभी बहुत सारे कैंडिडेट्स ने
अपनी तकरीर में यह कहा कि वो कांग्रेस पार्टी से कभी ताल्लुक़ रखते थे, कभी राष्ट्रवादी कांग्रेस से ताल्लुक़ रखते थे, कोई अलग अलग पार्टियों से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन जितनी इज्जत और जितनी मोहब्बत उन्हें मजलिस में आकर मिली है वो किसी और पार्टी के अंदर नहीं मिली है। और यह हकीकत है, मैं खुद ये हर रोज महसूस करता हूं, हर रोज मुझे यह एहसास होता है कि दुनिया की दौलत भी खर्च कर दे तो ये मोहब्बत, ये इज्जत आपको कहीं और नहीं मिलेगी जितने अपने लोगों के बीच में मिलती है। और जो अलग अलग पार्टियों के अंदर जो हमारे लीडर्स, चाहे वो कांग्रेस में रहते थे या राष्ट्रवादी कांग्रेस के अंदर रहते थे, जब हम उन्हें देखते थे तो ये सोचते थे कि उजाले फूट कर रोते हैं अपनी बदनसीबी पर, दिया हमारा जब गैर की चौखट पे जलता था। आज ये हमारे साथ जब आए हैं तो उन्हें ये एक अपनायत महसूस होती है। और हर रोज न जाने ऐसे कितने लोग हैं जो आज मजलिस के साथ जुड़ रहे हैं, मजलिस के करीब आ रहे हैं। तो उसकी वजह अगर कोई है तो सिर्फ एक ही वजह है, चाहे वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक देख लो, अगर मजलिस की तरफ लोग खींचे चले आ रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को देखकर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्हें ये यकीन हो रहा है कि असदुद्दीन अवैसी साहब ही एक ऐसे है जो आज मुसलमानों के, दलितों की आवाज पार्लियामेंट के अंदर पहुंचा रहे हैं। आज मनोज संसारे साहब जो महाराष्ट्र के अंदर एक बहुत बड़ा दलित लीडर है, जिसका अपनी एक अलग पहचान है, अपनी एक अलग ताकत है, अगर वो आज असद साहब के साथ जुड़ा है तो सिर्फ इसलिए जुड़ा है कि संविधान के लिए लड़ने वाला अगर पूरे पार्लियामेंट के अंदर कोई है तो वो मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब है। दोस्तों, ये तो मेरी खुशनसीबी है और इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। 23 तारीख का वो दिन मुझे मालूम है कि जब लोकसभा के नतीजे आ रहे थे, पूरे मुल्क के अंदर हर कोई इस फिक्र में था कि किसको कितनी सीटें आ रही है। हैदराबाद के हर घर में यही पूछा जा रहा था। असद साहब का नतीजा तो 3 घंटे के अंदर आ गया था और असद साहब जीत चुके थे, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि हैदराबाद के हर घर में सवाल एक ही पूछा जा रहा था कि इम्तियाज जलील का क्या हुआ है, औरंगाबाद का क्या चल रहा है। और आप लोगों ने जो दुआएं हमारी जीत के लिए की थी, उसी का नतीजा है कि मैं लोगों से ये कहता हूं, वोट तो मुझे मिले थे लेकिन जीत मेरी नसीब हुई तो हजारों लाखों मेरी माओं, बहनों, बुजुर्गों, नौजवानों की दुआओं की वजह से ये जीत नसीब हुई है। और इससे बढ़कर क्या फख्र की बात हो सकती है। मैं 5 साल जब महाराष्ट्र की असेंबली में एमएलए की हैसियत से बैठता था तो मेरे बाजू एक शेर बैठता था जिसका नाम वारिस पठान था। ये जब भी बोलने के लिए खड़े रहता था तो मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता था। मुझे यह खौफ सताता था कि अब ये क्या बोल देता है और किसको बोल देता है। और ये जब खड़े रहता था तो मैं धीरे से बोलता था, वारिस वारिस कंट्रोल 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 कंट्रोल। और वारिस ठहरा पठान, उसको कंट्रोल नाम का कोई मतलब समझ में ही नहीं आता था। एक बार चालू हो जाता था तो बस चालू हो जाता था। लेकिन आप मेरी खुशनसीबी देखिए, मुझे उस वक्त ये एहसास नहीं था कि मैं 5 साल एक शेर के बाजू बैठा हुआ हूं, तो आने वाले 5 साल मैं शेर बब्बर के बाजू जाकर बैठने का मुझे मौका मिला है। मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि यह दिन भी आएगा कि जहां पर जिस शख्स को आज दुनिया निहारती है, जिस शख्स को देखने के लिए आज पूरा मुल्क तरसता है एक झलक देखने के लिए, आप लोगों की दुआओं की बदौलत मुझे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के बाजू बैठने का, उनसे सीखने का मौका मुझे मिला है। और इसके लिए मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। मैंने वारिस पठान को अलग अलग रूप के अंदर देखा है, लेकिन असद साहब का भी रूप मैंने पार्लियामेंट में देखा है। सामने मोदी जी बैठे हैं,
अमित शाह साहब बैठे हैं, भाजपा के इतने सारे लोग बैठे हैं। असद साहब जब भी खड़े रहते हैं कुछ बोलने के लिए तो इतनी तकलीफ होती है कि नारे लगाना शुरू कर देते हैं। एक बहस के दौरान असद साहब ने कुछ कहा तो अमित शाह साहब खड़े रहे और उन्होंने इस इशारे के अंदर कहा कि, और जब उन्होंने उंगली असद साहब की तरफ दिखाई तो मैंने बब्बर शेर को देखा। वो खड़े रहे और चीख कर कहा, उंगली नीचे करो, उंगली नीचे। पूरा सदन खामोश, सन्नाटा, खामोश। अमित शाह साहब भी खामोश। और वो मंजर देखकर मेरा फिर ब्लड प्रेशर बढ़ गया। मैंने धीरे से असद साहब की शेरवानी पकड़ लिया। मैं ये सोच रहा था ये सिर्फ अभी इतना जोश दिखाए, उंगली नीचे करो। मैंने कहा अगर ये जरा सी शेरवानी ऊपर करके बाहर चले गए तो क्या होगा। तो मैंने कहा, मुझे आदत थी वारिस वारिस बोलने की, तो मैं असद साहब की शेरवानी पकड़कर, असद भाई, असद भाई, असद भाई, असद भाई। लेकिन असद भाई भी कहां मानने वाले थे। आखिर अमित शाह को नीचे बिठाए, उसको उंगली वापस लेना पड़ा अपनी। तो मुझे एक बात का एहसास हुआ, गुंगे मुक्के बहरे 50 भेजने से कोई फायदा नहीं होता है। शेर के बच्चों को भेजो अंदर, चाहे वो 2 ही क्यों ना हो। और आज अल्हम्दुलिल्लाह महाराष्ट्र की विधानसभा के अंदर हमारे मुफ्ती साहब फारूक शाह साहब भी जाने वाले हैं। आपसे भी पूछा जाएगा 2 ही तो है, कहना जंगलों में किसकी गिनती होती है। शेर कितने हैं इसके हिसाब लगाए जाते हैं, जानवरों की, बाकी जानवरों की गिनती नहीं होती है। मेरे भाइयों, मैं सिर्फ महाराष्ट्र के सदर की हैसियत से मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आज हमारा इत्तेहाद चीख चीख कर यह कह रहा है कि अगर हम इस वक्त भी अगर मुत्तहिद नहीं होंगे तो फिर कब होंगे। हमने महाराष्ट्र के अंदर, मैंने खुद ने यह महसूस किया है कि अगर हमारी क़यादत नहीं खड़ी हो पा रही है तो कोई गैर इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। कहीं ऐसे हमारे ही अंदर ऐसे कुछ लोग हैं जिनकी वजह से आज हमारी क़यादत खड़ी नहीं हो पा रही है। आज ये वक्त की जरूरत हो गया है कि हम लोगों को अपनी सियासी ताकत बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि मुल्क जिस राह पे जा रहा है, जिस तरफ इस मुल्क को ले जाया जा रहा है, अगर वो देखकर, वो समझकर, वो महसूस करके भी अगर हम अपनी सियासी ताकत नहीं खड़े कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम अपनी कौम के साथ धोखा दे रहे हैं। बहुत सारे लोग, मैं जब लोकसभा के अंदर खड़ा था 28 दिन पहले असद साहब ने हुक्म दिया कि औरंगाबाद से हम लड़ेंगे इलेक्शन, और मुझे यह मौका दिया गया कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।